हमारे साथ हैं निखिल आनंद जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अभय दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही बद्री नारायण जी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले निखिल जी आपके पास ही आना चाहूंगा, क्या बीजेपी बैकफुट पर है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आक्रामक हुई है सामाजिक न्याय के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक इसे लेकर अपनी कोई राय कायम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है? देखिए अखिलेश जी, ये एक भ्रम पैदा करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट है सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को लेकर के, और जिस जाति जनगणना की बात को एक हमारे खिलाफ प्लांट किया जा रहा है, आपको बता दूं कि 2009 में जो पार्लियामेंट है उसमें एक बहस हुई थी और जाति जनगणना को लेकर के बहस हुई थी। उस वक्त हमारे तत्कालीन नेताओं गोपीनाथ मुंडे जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से उन डिस्कोर्सेस को निकाल कर पढ़ना चाहिए। सबने क्या कहा था? वी एंडोर्स एंड सपोर्टेड द मूव ऑफ कास्ट सेंसस। कांग्रेस ने ये रिजोल्यूशन इस पे कमिट किया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। अब मेरी बात तफसील से ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। अब 2011 की जो जनगणना हुई, कांग्रेस ने कमिट किया था कि जाति जनगणना कराएंगे। सेंसस एक्ट के तहत होता है। एक बार में सेंसस हुआ जो सेंसस एक्ट के परव्यू में हुआ, और कांग्रेस ने डेलिबरेटली सेंसस से कास्ट सेंसस को बाहर करा दिया और एक सेपरेट कास्ट सेंसस कराया, जिस पर लगभग परफेक्ट एडिक्वेट डेटा तो नहीं है बट 6000 करोड़ के आसपास खर्च हुए, और उसमें प्राइवेट एजेंसीज और जो सपोर्टिंग एनजीओज और दूसरे लोगों का सपोर्ट लेकर एक सेंसस कराया गया। अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला? 9 करोड़ त्रुटियां हैं, लाखों जातियां हैं। मंडल कमीशन लगभग 6000 जातियों की बात करता है। तो एक पूरा जो ये कास्ट सेंसस का मूव था 2011 में, इसको सबोटाज कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस तो एंटी ओबीसी पार्टी है ही। आज खड़गे जी पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, और सीताराम केसरी फर्स्ट इलेक्टेड ओबीसी प्रेसिडेंट जो चुनाव में जीते थे ये कांग्रेस पार्टी के, उनको जिस तरीके से कपड़े फाड़कर थप्पड़ मारकर सीताराम केसरी की कोई जयंती एआईसीसी के दफ्तर में मनाता है। इस पर जवाब लेंगे निखिल जी, अभय जी के पास जाना चाहेंगे। जो बात निखिल आनंद कह रहे हैं अभय जी, उसको मैं बता देता हूं कि जो बात आई थी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, आपको पता है कि पहले तो 4147 जातियों की बात थी, लेकिन 2011 में 46 लाख से भी अधिक जातियों की बात उस गणना में निकल करके सामने आई थी। तो ये त्रुटि है ऐसा माना गया सरकार की ओर से, ये दलील दी गई कि कई त्रुटियां इसलिए इस आंकड़े को जारी नहीं कर सकते। अखिलेश जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को थोड़ा अध्ययन करके आना चाहिए। 3893 करोड़ रुपए खर्च हुए। सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया है, जो रीट पिटीशन थी 2021 की, महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 841 नंबर की, उस में सरकार ने बताया है ये कि हमने 2016 में डेटा फाइनलाइज करके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को दिए, और एक कमेटी बनाई नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनागरिया जी की अध्यक्षता में। एक भी सदस्य उसका नहीं बनाया। उस अबे जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बनाया और एफिडेविट में जी आप ठीक है। हाँ, अब अपनी बात उसमें कुछ अच्छा, हाँ, तो अभी आ रही है अखिलेश जी आवाज मेरी? अब ठीक है अभय जी, बोलिए। तो सरकार ने इस बात को खुद ने स्वीकारा कि उन्होंने 5 साल तक इसकी कोई मीटिंग नहीं की। इनका इंटेंशन मेलाफाइड है। ये जो कह रहे हैं सेपरेट, अभी भी सरकार के एफिडेविट ने यही कहा कि सेंसस के साथ नहीं हो सकता, वो तो सेपरेटली आपको सेपरेटली करानी पड़ेगी। इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस सेपरेटली करानी पड़ेगी। अब इनके साथ दिक्कत ये है कि ये जो तर्क दिया जा रहा है कि 46 लाख सब कास्ट है, वो आज भी जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें 2497 कास्ट है और स्टेट लिस्ट में 3150 कास्ट है। तो लेकिन मिलाकर 4147 हो जाती है। नहीं, वो जो आप बता रहे हैं 4131 का डेटा है। हाँ। ये जो सेंट्रल और पर फिर भी 46 लाख, सुनिए, 46 लाख तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अखिलेश जी, मध्य प्रदेश अपनी स्टेट का डेटा क्यों प्रोड्यूस करता है फिर सुप्रीम कोर्ट में? बताइए आप। अगर इतनी अनियमितता थी उसमें तो उसने क्यों प्रोड्यूस किया?
जब हमने ओबीसी का 27% रिजर्वेशन दिया तो आपने सुप्रीम कोर्ट में डेटा प्रस्तुत किया, उसको आसान तरीके से आप एनालाइज, अब छोड़ दीजिए, इन्होंने ये कह दिया वहां कि साहब चूंकि सेंसस का हमने नोटिफिकेशन 7 जनवरी 2020 को निकाल दिया, इसलिए अब हम अलग उसका नोटिफिकेशन, उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली हमने, 2022 से जनगणना प्रारंभ हो जाएगी। वो तो हुई नहीं है, वो तो अभय जी कहाँ हुई, कोरोना के चलते हो नहीं पाई। अरे अखिलेश जी सुन तो लीजिए, 21 में कोरोना के बाद एफिडेविट फाइल किया इन्होंने 2021 में कि हमने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली और 22 से हम प्रारंभ कर देंगे। इनका इंटेंशन मेलाफाइड है। आज तक ये जनगणना इन्होंने प्रारंभ नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये जानते हैं कि सिर्फ ओबीसी के नाम से वोट लेना चाहते हैं, महिमा मंडित करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे ओबीसी वर्ग से। फिर क्यों अन्याय कर रहे हैं आप? अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं और ये आरोप लगाया आपने आपके प्रोमो में कि पंडित नेहरू खिलाफ थे, इंदिरा जी खिलाफ थी, तो ये झूठ परोसा आपने। 1951 का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लीजिए, उस संविधान संशोधन में आरक्षण पर रोक लगाई थी मद्रास हाई कोर्ट ने। तब पंडित नेहरू एक संशोधन लेकर आए थे, उन्होंने कहा था इक्वेलिटी बिफोर लॉ के खिलाफ है, तो उन्होंने आर्टिकल 15 में 15(4) ऐड कर दिया था। इंदिरा जी 67 में एक संशोधन लेकर आई, उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 13, उसमें आप 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकते। इंदिरा जी ने उसमें भी संशोधन कर दिया, 368 को इनेबल कर दिया कि नहीं हम कर सकते हैं। वैसे ही मोदी जी से कह रहे हैं ये 50% की कैप है, सब मिलकर इसको राजनीति में मत घसीटिए। ठीक है निखिल जी, आप जवाब देना चाहते हैं? निखिल जी होता है तो कम से कम उसको आप संवैधानिक संशोधन करके 50%। निखिल जी संक्षेप में जवाब दे दीजिए, फिर मैं बद्री नारायण जी के पास जाऊंगा। जी जी निखिल जी। मैं 3-4 बातें कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को ओबीसी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया, इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ समर्थित जनता पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन का गठन किया और भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन को लागू किया। कांग्रेस ने 30 सालों तक ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अभय जी संक्षेप में आपका जवाब। जी अभय जी, अभय जी मैं जिस 6,000 करोड़ रुपए स्टेट एक्सचेकर को चूना लगाने की बात कर रहा हूँ वो एक सेंसस फ्रॉड था। निखिल जी अभय जी बोल रहे हैं, उसके बाद फिर बद्री नारायण जी के पास चलते हैं। भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं अखिलेश जी। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट क्यों पंडित नेहरू ने नहीं स्वीकारी? नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। आज ओबीसी समाज के 27 मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। कमीशन का 2 बार इंदिरा जी ने देश की आजादी के बाद पहली बार आप एक ओबीसी को मंत्री बनाते थे, सामाजिक न्याय मंत्री बनाते थे। इन लोगों आज एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, दोनों को भी रोकना चाहूंगा। निखिल जी अभय जी आप हमारे साथ बने रहिए, मैं बद्री नारायण जी के पास जाना चाहूंगा क्योंकि ये बहस अभी आगे भी हम चलाएंगे, अभी हम यहाँ बहस खत्म नहीं कर रहे हैं। बद्री नारायण जी आपको लड़ना चाहूंगा, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में अब ओबीसी को लेकर के राजनीति हो रही है और खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने अपना नया स्टैंड जो लिया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो बीजेपी ने कंसोलिडेशन किया है हिंदू वोटों का 2014 में, 2019 में, क्या उसमें सेंध लगाने की जो क्षेत्रीय पार्टियां प्रयास करती हैं उसमें कांग्रेस भी शामिल होती दिखाई दे रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश जी। एक्चुअली कांग्रेस ने जिस समय ये बात कही है, आप देखिए पॉलिटिकल टाइमिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, वो कर्नाटक चुनाव है जहां ओबीसी वोट का बहुत महत्व है। और दूसरा क्या है कि तो पॉलिटिकल टाइमिंग इसका देखना होगा। दूसरा क्या है कि कांग्रेस सचमुच अभी तक एक दूसरी भाषा बोलती थी, एक राष्ट्रीय लैंग्वेज में बात करती थी, सबको एक बड़ी लैंग्वेज थी उसके पास। लेकिन अब चूंकि रीजनल जो क्षेत्रीय दल हैं वो लगातार मंडल और जो रिजर्वेशन के सवाल उठाते रहे हैं, कांग्रेस भी उस सवाल को अभी उठा रही है। लेकिन मेरा कहना है अखिलेश जी, सामाजिक न्याय की राजनीति सिर्फ आरक्षण से नहीं होती है और सिर्फ आरक्षण तक ही सीमित नहीं होती है। सामाजिक न्याय एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है राजनीतिक दलों को उसको एड्रेस करना चाहिए टोटलिटी में। बीजेपी ने पिछले दिनों एक कहते हैं ना कि छोटी रेखा, जाति की रेखा के बरक्स एक हिंदुत्व की रेखा जो सर्किल है और हिंदुत्व को विकास से जोड़ते हुए एक बड़ी रेखा बड़ी सर्किल खड़ी कर दी। और उस सर्किल ने ये जो जातीय चेतना थी, अस्मिता थी, उसको कहीं ना कहीं अपने में समाहित कर लिया या समाहित करने की प्रक्रिया में है जी। उससे कांग्रेस या बहुत सारे दलों को लग रहा है कि अब राजनीति कहां करेंगे, राजनीति की फील्ड क्या होगी, क्योंकि राजनीति की फील्ड तो बड़ी रेखा में समाहित हो रही है। जो उनकी शक्तियां थी, भाई माइनॉरिटी का इश्यू अगर छोड़ दें तो जाति अब वहां पे समाहित हो रही है हिंदुत्व के पूरे फ्रेम में और विकास के साथ जुड़ गई है।
तो ऐसे में फिर से उसको रिवाइव करने की कोशिश है ताकि हिंदुत्व के इसको थोड़ा दरकाया जा सके। लेकिन अखिलेश जी, मेरा मानना है, और आपने शायद देखा भी होगा अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें, तो ये जो छोटी वृत्त और बड़ी वृत्त में हमेशा लड़ाई चलती है, तो अंततः बड़ी वृत्त छोटी वृत्त को समाहित कर लेती है। ये जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत कोशिश की इसको रिवाइव करने के लिए, अखिलेश यादव वगैरह ने पूरे इस पॉलिटिक्स को, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं कर पाई। हो सकता है कुछ समाजों में, लेकिन बिहार में तो ये प्रयास चल रहा है। बिहार में तो नीतीश कुमार लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद ये एक ऐसा मौका है जिसको लेकर के कि आप एक बार फिर से गोलबंदी कर सकते हैं। हाँ, मुझे लग रहा है अखिलेश जी कि बिहार जैसे राज्य में जहां पर ओबीसी पॉपुलेशन ज्यादा है, बड़ी संख्या है और पॉलिटिकली बहुत असर्टिव है, अवेयर है, वहां पर शायद ये काम करे। लेकिन मेरा कहना है कि बड़ा एम्बिगुअस है और एक तरह से जुड़ा हुआ है। कब वो हिंदुत्व की तरफ चला जाए, कब वो ओबीसी हो जाए, कब ओबीसी होते होते हिंदुत्व की तरफ चला जाए, ये कहना मुश्किल है। ये सब डिपेंड करता है मोबिलाइजेशन पर, कौन किस तरह से कितने दूर तक मोबिलाइज कर पाता है, और मोबिलाइज कांस्टेंट, बार बार लगातार उनके दरवाजों पर उनकी स्मृतियों को, उनकी अस्मिताओं को खटखटाता है। जो जितना पॉलिटिकली, और उस मामले में आपको पता है कि बीजेपी एक बहुत ही सक्षम पार्टी है फॉलो अप करने में, चीजों को आगे बढ़ाने में, जिसमें कि कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि संगठन कमजोर होने के कारण वो बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों को बहुत दूर तक नहीं ले जाती है। सवाल तो खड़े कर देती है, लेकिन मोबिलाइजेशन के लेवल पर वो बहुत नहीं जा पाता है। ठीक है निखिल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल सीधा यही था, जैसे बिहार में आपने स्टैंड लिया कि ठीक है जातिगत गणना अगर होती है तो हम उसके खिलाफ नहीं है। अन्य राज्य जैसे कि तेलंगाना, वहां पर भी हुआ तो वहां पर भी बीजेपी ने सपोर्ट किया। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर गणना की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से संभव नहीं है, या फिर आप कह देते हैं कि इसमें और भी कई तरह की दिक्कतें हैं। तो आखिर बीजेपी का स्टैंड है क्या? क्या बीजेपी चाहती है कि जनगणना हो जातिगत आधार पर? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन टोटो एंड इन डायरेक्ट टर्म्स जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये बात समझ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तो एफिडेविट दिया आपने कि नहीं, मुझे बिल्कुल, मैंने पूछा उनसे, बात पूरी करने दीजिए। जी मैंने पूछा है, बोल ले निखिल जी, उसका मैं आपके पास आता हूँ। गणना हो रही है, उसमें एनडीए सरकार का कलेक्टिव डिसीजन है। 2 बार संकल्प पारित हुआ, एनडीए सरकार का यह निर्णय था, और निश्चित तौर पर जाति जनगणना हो बिहार में। हमारा 1-2 जो पॉइंट था जो नीतीश कुमार जी के सामने हमने रेज किया कि एक तो अप्रवासी लोगों को, रोहिंग्या, जो दूसरे लोग जो यहाँ पे हैं उनकी गिनती ना हो। दूसरी बात की उपजातियों की भी गणना होनी चाहिए। बद्री नारायण जी समाजशास्त्री हैं, वो बेहतर समझेंगे कि देखिए, एक जाति वाल्मीकि एससी में है, आंध्र प्रदेश में वो ओबीसी में है। अब देखिए कि गिरी, गोस्वामी, भट्ट, भाट, ये ब्राह्मणों की उपजातियां हैं, ये ओबीसी में है, बिहार में अति पिछड़ा में है। अब इसी तरह से पर वो तो जब गणना होगी तो राज्यवार सूची बनाई जा सकती है, क्योंकि राज्यों के हिसाब से तो तय होता है ना कैटेगराइजेशन। तो राज्य बता सकते हैं कि किस जाति में कौन से इसमें आती है, कैटेगरी में आती है। कास्ट सेंसस के लिए एक प्रक्रियात्मक जो दिक्कत है, उस दिक्कतों को दूर करना पड़ेगा। बिहार में जिस स्तर पे कर्पूरी फॉर्मूला लागू है, उस स्तर पे गिनती की कोशिश हो रही है, लेकिन यहां भी हमने कई सजेस्टिव नोट दिए हैं कि भ्रम पैदा करने की स्थिति ना हो। देखिए, बिहार में डांगी अति पिछड़ा में है, कुशवाहा ओबीसी में है, इसी तरह से वैश्यों की कई जातियां एनेक्सर 2 में है, एनेक्सर 1 में है। तो ये भ्रम की स्थिति ना हो। ठीक है, धानु जो कुर्मी की ही उपजाति मानी जाती है, वो अति पिछड़ा में है, बिहार में कुर्मी ओबीसी में आती है। तो आप एक सॉफ्टवेयर, या कैसे हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने जो 2011 में कराया, 9 करोड़ त्रुटियां हैं, लाखों जातियां अंकित हो गई। आप उनका कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे राज्यों में? जी निखिल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे आपसे संपर्क कोशिश करेंगे आपसे संपर्क साधने की दोबारा। हाँ, और तब अगर हम समाधान करते हैं तो लंबे दौर में निश्चित तौर पर जाति जनगणना हो। लेकिन आज की तारीख में एट एन मोमेंट हम डिसाइड करें कि जाति जनगणना होनी चाहिए और हो जाए, मैं तो कहता हूं कि नहीं होगी। ये 9 करोड़ त्रुटियां हैं, ये त्रुटियों को दूर करने में अलग से 6000 करोड़ खर्च करते। तो एक मॉडल है हमारे सामने बिहार में जो कराया जा रहा है, हालांकि वो जनगणना नहीं, क्योंकि जनगणना तो केंद्र सरकार ही कराती है, जातिगत सर्वेक्षण आप इसको कह सकते हैं जो हो रहा है। लेकिन अभय जी, जो बात बद्री नारायण जी कह रहे थे कि जो एक लार्जर हिंदू कंसोलिडेशन
बीजेपी के पक्ष में हुआ पिछले 4 चुनाव में, 5 चुनाव में, उसको काटने के लिए कांग्रेस को लगता है कि शायद हमें अब ये हथियार इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो अब कांग्रेस वही कर रही है जो सपा, आरजेडी, जेडीयू ये पार्टियां कहती हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पर। अखिलेश जी राजनीतिक विश्लेषक, इन पार्टियों का निखिल जी, अभय जी बोल रहे हैं आप। कांग्रेस की स्थिति उसी तरह है जैसे निखिल जी, अभय जी से प्रश्न पूछा है। जी अभय जी। हाँ निखिल जी, आपके पास आऊंगा मैं दोबारा। हाँ अभय जी। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आरोप लगाना चाहें वो स्वतंत्र है, उनको अधिकार भी है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि प्रजातांत्रिक सिर्फ स्वतंत्रता काम नहीं करेगी, सामाजिक स्वतंत्रता की भी इस देश में आवश्यकता है। वो प्रश्न राहुल गांधी जी ने खड़ा किया है। आप देखिए कितनी आपत्तियां ये डिबेट में भी ले रहे हैं, उसको नहीं कराने के लिए कितने तर्क और कुतर्क दिए जा रहे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया, नहीं कराई जा सकती। अरे आपका अगर इंटेंशन ठीक होता तो ये जो त्रुटियों की बात कर रहे हैं वो कम से कम एक मीटिंग तो कराते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जो कमेटी आपने बनाई है, आज अगर आप साफ इनकार कर देंगे तो सामाजिक न्याय का जो हमने एक लंबा रास्ता पार किया है, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, हमने ही तो ये कास्ट सेंसस कराया था। अगर आपको लगता है कि त्रुटि है तो आप नोटिफिकेशन निकाल के नए सिरे से करा लीजिए, बहुत पानी बह गया तब तक। लेकिन आपका इरादा नेक नहीं है, आप न्याय नहीं करना चाहते। जो आज इरादे समझ में आ रहे हैं, उभर कर देश में आ रही है, उसके खिलाफ जमीन पर उतर कर राजनीति करना चाहते हैं। जी निखिल जी आप बोल लीजिए। हाँ निखिल जी आप बोल लीजिए, यदि जवाब ना फिर मैं बद्रीनारायण जी के पास जाऊंगा। हाँ जी निखिल जी। निखिल जी आप कुछ बोल रहे थे, जवाब दे रहे थे आप अभय जी को। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है उस जैसी है। जिस जमीन पर उतरकर कांग्रेस लंबे अरसे के बाद ये रियलाइज कर रही है कि कास्ट के प्लान पर उतरकर राजनीति करनी है, वहां वो डोमेन पहले से ही कवर्ड है। अब इनको आरजेडी की गोद में, समाजवादी पार्टी की गोद में कहां झुकना पड़ेगा। कांग्रेस विचारधारा के तौर पर दिग्भ्रमित हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यही सवाल निखिल जी मैं बद्रीनारायण जी के पास लेकर जाना चाहूंगा। बद्रीनारायण जी, क्या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे सपा हो चाहे आरजेडी या जेडीयू के, एक तरह से खतरा मोल नहीं ले रही है? अपना जो स्पेस है, अपना जो टर्फ है, उसको कांग्रेस पार्टी को देकर, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कई राज्यों में है, अगर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आक्रामकता के साथ उठाएगी तो फिर उन पार्टियों के पास क्या रह जाएगा, क्योंकि उनकी तो राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल अखिलेश जी सही कहा आपने। जो ये पॉलिटिकल कैपिटल है बेसिकली एक सोशलिस्ट आधारों पर बनी हुई राजनीतिक दल जैसे आरजेडी, समाजवादी पार्टी और साउथ की भी कुछ पार्टियों का है। तो अब जब कांग्रेस इस भाषा के साथ सामने आ रही है, और कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल तो है ही, अगर एग्रेसिवली करेगी तो धीरे धीरे इन दलों के इश्यूज खत्म होंगे और ये दल निहत्थे हो सकते हैं अपने राजनीतिक तर्कों, यानी पॉलिटिकल कैपिटल इनका हो सकता है। ये खतरा तो है और ये उनके सामने खतरा है। लेकिन कांग्रेस कितना इफेक्टिवली कर पाएगी, जब तक वो नहीं कर पाएगी इफेक्टिवली तब तक दोनों साथ काम करेंगे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस बहुत इफेक्टिवली करने लगेगी वैसे ही क्राइसिस शुरू हो जाएगा। ये जो एका बनी है, एका टूटने लगेगी। तो क्या कांग्रेस के पुनर्जीवन का रास्ता ये सामाजिक न्याय से होकर जाता है? क्योंकि हमने देखा भी था कि हाल ही में रायपुर की बैठक में भी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया गया। हालांकि उसका उतना प्रचार कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन अब जबकि कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी बोल रहे हैं, खरगे साहब चिट्ठी लिख रहे हैं, तो क्यों आपको लग रहा है कि कांग्रेस को लगता है कि पुनर्जीवन का रास्ता सामाजिक न्याय के रास्ते से ही होकर है? मुझे लग रहा है अखिलेश जी, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं, लोग नाराज भी होंगे। कांग्रेस इस समय एक खास तरह से क्राइसिस, लैंग्वेज की क्राइसिस से गुजर रही है, डिक्शन की क्राइसिस उसके सामने। पहले से उसको अपने को अलग करना पड़ रहा है, अपने पहले के तर्कों से अलग करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बीजेपी ने एक बड़ी क्राइसिस खड़ी की है इन सब दलों के सामने, एक बड़ी राजनीति खड़ी की है, एक बहुत ही इफेक्टिव पॉलिटिक्स, जो कि जिसको आप चुनावी मशीन कहें, आप हिंदुत्व कहें, आप विकास कहें, जो भी कहें, आप उसको चैलेंज रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? तो रिस्पॉन्ड करने के लिए पुराने तर्क अब कारगर नहीं रह गए हैं। पुराने जो तो नया तर्क है क्या? नया तर्क वो सोच नहीं पा रही है। तो ऐसे में जो भी उसको माध्यम कोई सजेस्ट करता है, भाई ये इश्यू हो सकता है, ये इश्यू हो सकता है, उसको वो उसके से जुड़ जा रही है। लेकिन वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के इपिस्टेमोलॉजिकल, जिसको कहते हैं ना, भाषिक क्राइसिस है, और जो हमेशा से रही है। मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूं कांग्रेस बहुत कंफ्यूज है इस सवाल को लेकर के
कि कैसे, और बीजेपी के पास एक बहुत संग्रंथित भाषा है, उसमें बहुत तार्किक अनविति है और उसको बहुत ही अच्छे से खेलती है और पॉलिटिक्स करती है। वो कांग्रेस को करना है, कांग्रेस के पास अभी वो इवॉल्व नहीं हो पाई है। कांग्रेस एक ट्रांजिशन से गुजर रही है, वो ट्रांजिशन किस दिशा में होगा, वो क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक तर्कों के पास जाके डूब जाएगी या कोई नई राजनीतिक भाषा वहां से खड़ी करेगी, कह नहीं सकते। ये बहुत ट्रांजिशन है। तो एक बात जरूर निष्कर्ष निकलता है बद्रीनारायण जी की जो 90 के दशक में राजनीति थी कि जब मंडल था उसके जवाब में कमंडल आया था, और अब भी यही हो रहा है कि एक बार फिर से मंडल की राजनीति हो रही है और फिर से बीजेपी भी जनवरी फरवरी में कहने कि राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक बार फिर से वही 90 के दशक वाली राजनीति लगता है कि वापसी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल जी, अभय जी और बद्रीनारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस पर चर्चा करने के लिए।